हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई करते रहिए। ओके। और अपने लक्ष्य को डिसाइड करिए और जो आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए हर प्रयास करिए। जितना हो सके उतना आप मेहनत करिए, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। कोई भी है, छोटा हो या बड़ा हो, डजंट मैटर, परंतु जो आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। क्यों? कंपटीटर बहुत ज्यादा है, तो आपको मेहनत करेंगे तो आपका लक्ष्य मिल जाएगा। जिस दिन आपको लक्ष्य आपका मिल गया, ओके, उस दिन आपको लगेगा कि आपने मेहनत किया ही नहीं। कुछ जो मेहनत आपने किया है वो हमारे जो लक्ष्य है जो आपको मिला है उसके आगे कुछ है ही नहीं। तो प्लीज अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 29 मई 2024 का करंट अफेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहिएगा। अगर यह करंट अफेयर्स आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 29 मई 2024 करंट अफेयर। ओके, आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। ओके, उसके ब्रांड एम्बेसडर ऑलरेडी 3 अनाउंस कर दिए गए हैं। कौन कौन है वो युवराज सिंह है, क्रिस गेल है और उसेन बोल्ट है। अब चौथे ब्रांड एम्बेसडर जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के वो अनाउंस कर दिए गए हैं। उनका नाम क्या है? वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर है। उनका नाम है शाहिद अफरीदी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो देखते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। जो ब्रांड एम्बेसडर है, ओके, ब्रांड एम्बेसडर कौन अनाउंस किया गया? ये फोर्थ ब्रांड एम्बेसडर है, फोर्थ। ओके, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी। ओके, इससे पहले कौन थे? युवराज सिंह। ओके, क्रिस गेल। और उसेन बोल्ट। अब इन चारों को देखने के बाद आपको क्या लगता है? केवल एक ही खिलाड़ी है उसेन बोल्ट जो कि क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। ओके, वो किससे रिलेटेड है? वो रनर रनर है। कहाँ के हैं? जमाइका के हैं। और जो T20 वर्ल्ड कप है वो हो कहाँ रहा है? ओके, वो हो रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। इसको ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हो रहा है? अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज। ओके, यहाँ पे हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। ओके, समझ में आ गया? अब युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो पहला T20 वर्ल्ड कप था उसमें ये एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने 6 बॉल पे एक ही ओवर में 6 छक्के मारे थे। ओके, इसलिए उनके कंट्रीब्यूशन के कारण उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, पक्का समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो 4 ब्रांड एम्बेसडर हो गया। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कौन ऐसे ब्रांड एम्बेसडर है जो कि क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा। ओके, आपको पता है तो टिक कर लोगे आप लोग। ओके, अभी साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था। साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था, किस लिए हुआ था? जो साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, ओके, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। आजकल बहुत सारे आप देख रहे होंगे, कभी मैसेज आ रहा है तो मैसेज में अगर खोलते हो तो लिंक रहता है। लिंक अगर जैसे ओपन किए तो पता चला अकाउंट साफ, अकाउंट में जितने पैसे थे वो सब क्या हुए? गायब हो गए। समझ में आ गया? तो ऐसे जब भी कोई मैसेज आते हैं प्लीज आप लोग कभी इसको ओपन मत किया करिए। तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी से। इवन डेटा जो मोबाइल में डेटा है, कंप्यूटर में डेटा है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको भी गायब कर दिया जा रहा है। तो साइबर जो थ्रेट है वो दिन का दिन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो है साइबर थ्रेट से लड़ने के लिए साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होते रहते हैं। इस बार जो साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है वो दिल्ली में कराया गया है। किसके द्वारा कराया गया? कॉमन सर्विस सेंटर और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कराया गया है।
और किस लिए, उनका एम क्या है, जो साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं उनसे अच्छे तरीके से कुछ स्ट्रेटजी बनाकर उनसे डील किया जा सके, इस कारण है। ओके, देखते हैं साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कहाँ कराया गया, कहाँ कराया गया, न्यू दिल्ली में। ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा कराया गया है, ये भी पूछा जा सकता है भाई। कॉमन सर्विस सेंटर्स एंड यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, यूएसआई द्वारा। और एक कौन है, सीएससी, सीएससी, इनके द्वारा कराया गया। इनका एम क्या है, इन्होंने जो सीएससी है और यूएसआई है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि जितने भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के प्रॉब्लम्स आते हैं उनको किस तरीके से हम लोग लड़े, स्ट्रेटजी बनाकर प्रॉपर तरीके से। समझ में आ गया? ओके, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथेन द साइबर सिक्योरिटी। ओके, इसलिए जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब सबके पास मोबाइल है, सबके पास कंप्यूटर है, ओके, सबके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, डेटा है। समझ में आ गया? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका हर अकाउंट आपके नंबर से क्या है, अटैच्ड है, फोन नंबर से। तो जब भी कोई मैसेज आता है, अगर लिंक ओपन करते हैं तुरंत वो एक्सेस कर लेते हैं और एक्सेस करके आपके अकाउंट को हैक करके जितना भी पैसा होता है सब गायब कर लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको भी ले लेते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इंडियन फार्मा कंपनी, एक इंडियन फार्मा कंपनी है, उनका नाम सन फार्मा है। ओके, उसका नाम है सन फार्मा, इंडियन फार्मा कंपनी। नाम क्या है, सन फार्मा। यह न्यूज में क्यों, क्योंकि अभी ये अनाउंस किया है कि एक कंट्री है उसमें अपना एक न्यू प्लांट सेटअप करेंगे। तो पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री में जो सन फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी है अपना न्यू प्लांट सेटअप करने वाली है, बांग्लादेश में। ओके, और इनका एम क्या है कि एक साल के अंदर 1 बिलियन टैबलेट्स और कैप्सूल या क्या करेंगे वहां पे प्रोड्यूस करेंगे। और इंडिया जितना भी बांग्लादेश को फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है एक साल के अंदर, उसका 30% डिमांड कौन पूरा करता है, इंडिया पूरा करता है। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्या अनाउंस किया है, ये न्यू प्लांट सेटअप करेंगे, कहां पर, बांग्लादेश में। ओके, और एम क्या है, 1 बिलियन टैबलेट्स एंड कैप्सूल प्रोड्यूस करेंगे। और जो सन फार्मा कंपनी है वह इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ओके, और वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट, ओके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी। जेनेरिक मेडिसिन क्या है, मान लो कोई कंपनी वो नया नया रिसर्च और डेवलपमेंट करके नया मेडिसिन बनाया, ओके, तो उसको वो पेटेंट ले लेता है 20 साल के लिए। 20 साल बाद कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, उसका जेनेरिक मेडिसिन बना सकती है। तो उस जेनेरिक मेडिसिन बनाने में दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है कौन, सन फार्मा। ओके, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। कब बना था यार, 1983 में।
आप समझ सकते हैं कि इंडिया का पहला लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। समझ में आ गया। और 30% जो बांग्लादेश का डिमांड है फार्मास्यूटिकल से इंग्रेडिएंट से रिलेटेड, वह कौन पूरा करता है? वह इंडिया पूरा करता है। तो इंडिया कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है बांग्लादेश के फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। ओके, नेक्स्ट है, अभी क्या हुआ, वाटर होल सर्वे हुआ। वाटर होल सर्वे हुआ कहां पर? नेशनल डिजर्ट पार्क में। अब नेशनल डिजर्ट पार्क है कहां? ओके, अब नाम से समझ में आना चाहिए आपको, नेशनल डिजर्ट पार्क, डिजर्ट है तो डेफिनेटली कहां पर होगा? राजस्थान में होगा। उसमें वाटर होल सर्वे किया गया। उस वाटर होल सर्वे में पाया गया कि 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसमें स्पॉटेड किए गए, मतलब 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? वो पक्षी है और राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, राजस्थान राज्य का स्टेट बर्ड भी है। अब जब इससे पहले वाटर होल सर्वे हुआ था 2022 में, उस समय 42 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए गए थे। ओके, और इस साल कितने पाए गए? 64। मतलब क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। इसलिए क्या हो सकता है? ये क्या है? हमारे लिए गुड न्यूज है। तो अब गुड न्यूज हो जाता है जब इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो यूपीएससी या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो हमको चिपका देता है एक क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए। 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, ये है क्या? बर्ड है, स्पॉटेड किए गए हैं। ड्यूरिंग वाटर होल सर्वे। और यही जो है इन 2022 में कितने स्पॉटेड किए गए थे? 42 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पॉटेड किए गए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पॉटेड किए गए थे। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यह राजस्थान का स्टेट बर्ड है। स्टेट बर्ड। ओके, कहां पे सर्वे हुआ था? नेशनल डिजर्ट पार्क। समझना क्या? ओके, और इसी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसको गोडावन भी बोलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में गोडावन भी इसको बोलते हैं। समझ में आ गया। और आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट में यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब इस पर खतरा बहुत ज्यादा है। ओके, और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, तो पूछा जा सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या? 4 ऑप्शन दे देगा। ओके, डेंजर जोन में, क्रिटिकली इंडेंजर जोन में, एक्सटिंक्ट हो गया मतलब खत्म हो गया है, या लिस्ट खतरा है इसके ऊपर, ये सब पूछा जा सकता है। अगर पता है आपको, फर्दर टिक करोगे +2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब इसमें खतरा ज्यादा है। ओके, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, अभी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट में बताया गया, स्टेट के बारे में बताया गया, कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन फैलाने में सबसे सबसे नंबर 1 पर है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो आपको क्या लगाने पड़ेंगे? पोल्स लगाने पड़ेंगे। ओके, उसी वायर लगाने पड़ेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में। तो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन फैलाने में? तो कौन सा स्टेट है वो? उत्तर प्रदेश। किसके अनुसार? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, उत्तर प्रदेश हैज बीन रैंक फर्स्ट। प्रदेश has been ranked first in adding transmission line.
ट्रांसमिशन लाइन फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कितना एक साल में, ओके 2023 टू 2024 तक 1 ईयर के अंदर कितना ऐड किया है? 1460 सर्किट किलोमीटर 1460 सर्किट किलोमीटर ऐड किया है उत्तर प्रदेश ने। ओके, पोल्स बिछाए हैं, लाइन बिछाए हैं, 1460। दूसरे पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे तो उत्तर प्रदेश हो गया। ओके, सेकेंड पोजीशन पे कौन है? गुजरात, इसको भी पूछा जा सकता है। थर्ड पोजीशन पे कौन है? तमिलनाडु। और फोर्थ पोजीशन पे कौन है? आंध्र प्रदेश। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये सब जितने भी इंफॉर्मेशन थे किसके अनुसार थे? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब जो ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ही बताया है कि उत्तर प्रदेश जो है पहला स्टेट है जो सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन फैलाता है। और जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? नाम समझ में आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ओके, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है ग्लिसी 12B। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि ग्लिसी 12B क्या है? देख लेते हैं। ग्लिसी 12B वो है क्या? अब दे दिया कि रिसेंटली यू हैव सीन ग्लिसी 12B इन न्यूज। ये है क्या? ओके, यह एक एक्सपो प्लैनेट है। ये क्या है? एक्सपो प्लैनेट है। एक्सपो प्लैनेट। अब एक्सपो प्लैनेट न्यूज में आ गया, तो अब एक्सपो प्लैनेट के बारे में पूछा जा सकता है। एक्सपो प्लैनेट क्या है? ऐसा प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम से ओके बाहर हो, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें ना हो। कोई ऐसा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में ना हो, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हो, उसको बोलते हैं एक्सपो प्लैनेट। यह किसके द्वारा खोजा गया, डिस्कवर किया गया? ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की टीम है, इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा यह खोजा गया है। नासा के, अब नासा का क्या है? एक सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है? नासा का एक सैटेलाइट है, उसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ओके, टेस। अब जो टेस का काम क्या होता है? नासा का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इसका काम क्या है? भाई पूरे यूनिवर्स में कौन से प्लैनेट्स हैं उनको खोजना। एक्सोप्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हो, उनके बारे में खोजना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। और जो ये एक्सोप्लैनेट है ग्लिसी बी 12B, यह एक रॉकी प्लैनेट है। इसमें यह डिस्कवर किया गया कि यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी है पाई जा सकती है फ्यूचर में, और जहाँ पे ह्यूमन जो है सरवाइव कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम एक है कि हमारे अर्थ से ये लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर है। 40 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब बहुत ज्यादा दूर है। समझ में आ गया? ओके, तो कैसा है? यह रॉकी प्लैनेट है और ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है यहाँ पर। समझ में आ गया? बट प्रॉब्लम होता है यह 40 लाइट ईयर्स है हमारे यहाँ से, 40 लाइट ईयर दूर है हमारे यहाँ से। तो नासा के जो टेस्ट सैटेलाइट है, ओके, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, उसके द्वारा खोजा गया है। पक्का समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया कि एक्सपो प्लैनेट होता है क्या? अब एक्सपो प्लैनेट के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हो उसको एक्सो प्लैनेट बोलते हैं। पक्का? नेक्स्ट,
नेक्स्ट है प्रगति 2024। ये है क्या? यह एक सेंट्रल काउंसिल के द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा। ओके, आयुर्वेदा में रिसर्च के लिए यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा? सेंट्रल काउंसिल द्वारा। ओके, देख लेते हैं। और कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? न्यू दिल्ली, ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल काउंसिल। ओके, अब किस लिए? फॉर रिसर्च, ओके, इन आयुर्वेदिक साइंस। अब पूछा जा सकता है कहां पर? न्यू दिल्ली। समझ में आ गया? ओके, पक्का? तो ध्यान रखिएगा। ओके, अब इस किससे रिलेटेड है? फार्मा रिसर्च से रिलेटेड है। अब जैसे कि अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अब प्रगति 2024 ये क्या है? अब 4 ऑप्शन दे दिया, फार्मा रिसर्च, ओके, फार्मा रिसर्च के बाद लाइक आर्मी से रिलेटेड को दे दिया जाएगा, मिसाइल रिसर्च से दे दिया जाएगा, सैटेलाइट रिसर्च से दे दिया जाएगा, तो स्पेस रिसर्च से दे दिया जाएगा। तो प्रगति 2024 या फार्मा रिसर्च से रिलेटेड है, वो भी किसमें? आयुर्वेदिक साइंस में रिलेटेड है। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसका इवेंट है कहाँ हुआ था? वह न्यू दिल्ली में हुआ था। किसके द्वारा कराया गया था? सेंट्रल काउंसिल द्वारा कराया गया। किस लिए? रिसर्च के लिए, कि जो फार्मास्यूटिकल फार्मा सेक्टर है उसके अंदर अच्छे से अच्छा रिसर्च किया जा सके। ओके, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और बहुत प्रकार के जो पॉल्यूशन हो रहे हैं उसके कारण हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्या कर रही है जो देश है, कंट्री हमारा, वह आयुर्वेदिक की तरफ वह बढ़ रही है। इसलिए आयुर्वेदिक साइंस में थोड़ा सा प्रोग्रेस करने के लिए, उसमें डेवलपमेंट करने के लिए इवेंट कराई जा रही है। ओके, जिसमें एक इवेंट कराया गया प्रगति 2024 बाय सेंट्रल काउंसिल इन न्यू दिल्ली। समझ में आ गया? ओके, पक्का? नो प्रॉब्लम, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब रिसर्च होंगे, डेवलपमेंट, तभी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट हो सकते हैं। ओके, नई मेडिसिन आ सकती हैं आयुर्वेदा के सेक्टर में। पक्का? नेक्स्ट कर लेते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप खत्म हो गया। ओके, तो अब पूछा जा सकता है इसमें इंडिया ओवरऑल कौन से पोजीशन पे था मेडल जीतने में? ओके, तो देख लेते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, ओके, पहली बार एक कहाँ कराया गया था? कोबे में। ओके, कोबे कहाँ है? जापान में। ये कौन सा एडिशन था? अभी 11th एडिशन। कौन सा एडिशन था? 11th एडिशन। और इसमें इंडिया जो है मेडल रिसीव करने में कौन से पोजीशन में था? ओके, 6th पोजीशन इन मेडल टैली। समझ में आ गया? 6th पोजीशन में था मेडल टैली में। कितने गोल्ड जीते हैं? 6 गोल्ड, ओके, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज मेडल। ओके, तो इंडिया 6th पोजीशन था। फर्स्ट में कौन था? फर्स्ट चाइना। टोटल कितने मेडल जीते हैं? 87, जिसमें 33 गोल्ड है। ओके, और सेकेंड में कौन है? सेकेंड में ब्राजील है। कितना जीता है? 42 मेडल। समझ में आ गया? 87 मेडल चाइना ने जीता है, 42 मेडल ब्राजील ने जीता है, और हम लोगों ने कितना जीता है? 17 मेडल। ओके, टोटल कितने? 17 मेडल। समझ में? जिसमें 6 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 6
ब्रोंज है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको देख लीजिए। फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू बी ऑनर्ड, फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू बी ऑनर्ड बाई ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। अभी 77th केन्स फिल्म फेस्टिवल हुआ था पेरिस में, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं। कल ही हम लोग डिस्कस किए, जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है उसको मिला, इनको मिला था अनसुईया सेनगुप्ता जी को मिला था। किसके लिए मिला था? द सेमलेस मूवी है, सेमलेस, द सेमलेस, उसके लिए अनसुईया सेनगुप्ता जी को मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अब उसके बाद एक और न्यूज है, द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर जिनको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला एट 77th केन्स फिल्म फेस्टिवल। अब जो पहला कुछ होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाता है। फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर है, फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर, टू बी ऑनर्ड बाय ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। कहां पे? एट 77th केन्स फिल्म फेस्टिवल। ओके, उनका नाम क्या है? पायल कपाड़िया, पायल कपाड़िया। ओके, किस मूवी के लिए मिला है उनको? ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसके लिए उनको मिला है। और लास्ट न्यूज ऑफ द डे, इसको देख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब लास्ट न्यूज ऑफ द डे है, एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पहला भारतीय जिसको गोल्ड मिला है, फर्स्ट इंडियन, ओके, जिनको गोल्ड मेडल मिला है इसमें एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में, उनका नाम क्या है? दीपा कारमाकर। ओके, ध्यान देना, फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक है, फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक। ओके, गॉट रिसीव्ड गोल्ड मेडल। ओके, गोल्ड मेडल एट एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। ये हुआ कहां था? एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, जहां पे उनको गोल्ड मेडल मिला है। अब ध्यान दीजिएगा, उनको गोल्ड मेडल मिला है इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पहला इंडियन है वो जिनको गोल्ड मेडल मिला है एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में। यह ताशकेंट में हुआ है। कहां पर है? उज्बेकिस्तान में है। ओके, ताशकेंट, उज्बेकिस्तान। ओके, समझ में आ गया। और इनको उससे पहले भी जो एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हिरोशिमा में हुआ था जापान में 2015 में, वहां पर भी इनको गोल्ड मेडल मिला था, परंतु उस समय ब्रोंज मेडल मिला था। ओके, तो ब्रोंज मेडल मिला था कब? ओके, एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, जो कहां हुआ था? हिरोशिमा, 2015 में। हिरोशिमा आप जानते हो, हिरोशिमा नागासाकी, जहां पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, न्यूक्लियर बम। ओके, किसको मिला था? फर्स्ट इंडियन, नाम क्या है? दीपा कारमाकर, दीपा कारमाकर। और जो दीपा कारमाकर हैं वो कहाँ की हैं? त्रिपुरा की हैं। इनको गोल्डन गर्ल भी बोला जाता है, गोल्डन गर्ल भी बोला जाता है।
ध्यान दीजिएगा, तो पूछा जा सकता है गोल्डन गर्ल किसको बोला जाता है, दीपा कारमाकर को कहाँ पर, त्रिपुरा में बोला जाता है। ओके, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, खेल के लिए अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2015 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है इनको 2016 में। उस समय उसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। पद्मश्री भी मिल चुका है इनको 2017 में। ओके, पद्मश्री भी 2017 में मिल चुका है, और इन्हीं को बोला जाता है गोल्डन गर्ल। समझ में आ गया? आज के लिए बस इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको देख लीजिएगा। ओके, जाने से पहले अगर पसंद आया प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके बाय, अब कल मिलते हैं हम लोग 30 मई 2024 करंट अफेयर्स के साथ। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।